हेलो हेलो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आज इकोनॉमिक्स के अंदर और मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, बड़े बड़े तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो देखो, मैं आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, देखो मेरी बात सुनना आप सभी अच्छे से। सबसे पहले देखो, आपके क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते किसे हैं? बताओ, किसे कहते हैं अर्थशास्त्र? यानी अर्थशास्त्र वह शाखा होती है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और विनिमय का अध्ययन किया जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं अर्थशास्त्र यह वह शाखा होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें वस्तुएं और सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण, इनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। बस ये ध्यान रखना, ये अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। क्या बनता है प्रश्न ये आता है कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों के बीच अंतर बताओ। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर बताओ। ये प्रश्न आपके 100% लिख देना, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है? देखो, व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। और समष्टि का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में यदि अंतर की बात करें तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि में इसमें जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता। ठीक है, व्यक्तिगत उपभोक्ता, ध्यान रखना, इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता हैं, व्यक्तिगत फर्म है। ठीक है, व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, दूसरे नंबर पर लगा देना आप, व्यक्तिगत उपभोक्ता और व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत उद्योग, इनका अध्ययन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों वो किसमें होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि का मतलब छोटा, यानी व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत उपभोक्ता हो गए, व्यक्तिगत फर्म हो गए, व्यक्तिगत उद्योग हो गए, इन सब के बारे में जो है पढ़ा जाता है। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ये ध्यान रखना, अंतर मैं बता रहा हूं दोनों के बीच अंतर क्या है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसमें पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसमें पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। ये बिंदु आप जरूर याद रखना। इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार लिख देना, इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार। ठीक है, राष्ट्रीय आय और रोजगार, मुद्रास्फीति। ठीक है, सामूहिक मांग। ठीक है, मुद्रास्फीति, सामूहिक मांग, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। इन सभी का अध्ययन किया जाता है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो प्रश्न आ जाए आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, तो इस प्रकार से आप अंतर बता देना। ये 100% क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं क्वेश्चन की ओर चलूंगा। चलो, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बताइएगा। ये प्रश्न आपके सामने है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बताइएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है उन समस्त सिद्धांतों, उन समस्त नियमों का आयोजन किया जाता है या फिर अध्ययन किया जाता है या फिर इनके बारे में पढ़ा जाता है जो व्यक्तिगत इकाइयों पर आधारित होते हैं।
किस पर? व्यक्तिगत इकाइयों पर, जैसे कि व्यक्तिगत उपभोक्ता हो गए, व्यक्तिगत फर्म हो गए, व्यक्तिगत उद्योग हो गए। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता है, ठीक है, उत्पादन है, और वस्तु की कीमत है, और साधन की कीमत है, ये सब इसमें पड़ा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में वैसे तो मैंने अंतर दोनों के बता दिया है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूछ ले, समष्टि में पूछ ले, तो अब आप गलत मत करना, आंसर को आराम से इस प्रकार से लिखना। अरे तू क्या कर रहा है? हाँ, दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद। क्या है दूसरा? क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है जीडीपी। जीडीपी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्ष में एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझे? एक वर्ष में एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं, यानी कि प्रोडक्ट हम घर में बना रहे हैं, घर में जो भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो अंतिम वस्तु, मतलब पूर्ण तरीके से वो तैयार हो चुका है। ये सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को हम कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी प्रोडक्ट हमने घर से तैयार किया और वो बाजार में भेज रहे हैं, ठीक है, बाजार में भेज रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपके सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यानी कि इसकी परिभाषा आप भी जाहिर इस प्रकार से लिखना कि एक वर्ष में एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के बाजार मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। और इसमें जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जैसे विदेशी नागरिकों द्वारा जो है घरेलू अर्थव्यवस्था में कमाई गई आय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और लेकिन देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यहां पर कमाई गई आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपके सकल घरेलू उत्पाद। समझ गए आप सभी? चलो नेक्स्ट, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र का एक एक उदाहरण दो। व्यष्टि अर्थशास्त्र में बता देना मजदूरी का निर्धारण होता है, इसमें समष्टि में लिखना राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। वैसे तो हम दोनों अभी हमने पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में तो आप वैसे बता देना। निवेश का क्या तात्पर्य? निवेश उत्पादन की दृष्टि से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किए जाने वाला जो व्यय होता है वो होता है निवेश। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किए जाने वाला जो खर्च होता है, व्यय होता है, वो कहलाता है निवेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? मुद्रा जो कागजी मुद्रा है, इसमें देखो इसके प्रमुख कार्य को निम्न दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राथमिक और एक सहायक। प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य, सहायक अथवा गौण कार्य। तो प्राथमिक में इन वैसे देख लेते इसके कार्य क्या है। मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, सबसे पहले ये विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम है मतलब इसको आदान प्रदान, अदले बदला, यानी पैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है ये होता है। मुद्रा सामान्य रूप से जो है वो क्रय विक्रय, यानी कि आपस में लेन देन की शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में जो वो कार्य करती है। ठीक है, समझ गए? पहला मुद्रा का प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम है, यानी कि क्रय विक्रय के रूप में ये जो है प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, दूसरा मूल्य का मापक समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप दो कार्य इसमें मुद्रा के लिख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका के कोई 3 बिंदु बताइएगा। एक विकासशील अर्थव्यवस्था हमारे भारत अभी विकासशील देश है, विकासशील देश, अभी विकसित नहीं हुआ, विकासशील है, अभी हम विकास कर रहे हैं। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में यदि बात करें तो व्यावसायिक बैंकों की यहाँ पर क्या भूमिका है, उसके 3 बिंदु यहाँ पे आपको बताने हैं। जिसमें पहला बिंदु देखिएगा, पहला बिंदु है कि पूंजी निर्माण में सहायक है। क्या है? किसमें सहायक है? पूंजी निर्माण में। पूंजी निर्माण में इस प्रकार सहायक है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी होती है। ठीक है, पूंजी की कमी होती है। ये बैंक जो है वो लोगों के छोटे छोटे बचतों को एकत्रित करके पूंजी का निर्माण करती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, पूंजी निर्माण में सहायक है व्यावसायिक बैंक। दूसरा लिखना बैंकिंग आदतों का विकास। बैंकिंग आदतों का विकास में क्या है? बैंकिंग आदतों के विकास में आप लिख सकते हैं, इसमें जो है व्यावसायिक बैंक ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार करके लोगों में बैंकिंग आदतों का जो है वो विस्तार करते हैं, और इसमें देश में जो है शाखा निर्माण को भी यहाँ पे बल मिलता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट आपके, तो दूसरा याद रखना बैंकिंग आदतों का विकास। पहला जैसे हमने देखा था पूंजी निर्माण में सहायक, और दूसरा बैंकिंग आदतों का विकास, और तीसरा याद रखना पूंजी एवं साख की व्यवस्था। व्यावसायिक बैंक पूंजी एवं साख की व्यवस्था करते हैं, और ये बैंक निवेशकर्ता को जो है वो ऋण प्रदान करते हैं। बस मेन 3 हेडिंग आप जरूर याद कर लेना, व्यावसायिक बैंक में आ जाए तो इस प्रकार से बता देना।
राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद बताओ, दोनों के बीच अंतर बताना है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, देखो परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य मुद्दों पर होने वाले सरकारी व्यय जो है वो राजस्व व्यय कहलाते हैं। ठीक है, ये राजस्व व्यय कहलाते हैं। जैसे राजस्व व्यय का जो संबंध है वो वेतन के भुगतान, संपत्ति की देखभाल से है, और इसके विपरीत परिसंपत्तियों पर किए जाने वाले जो व्यय हैं वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण संबंधित है। तो ये था आपके राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दोनों के बीच इस प्रकार से अंतर याद रख लेना। चलो नेक्स्ट, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति वे स्थिति जिसमें मुद्रा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछना लाइक क्वेश्चन है ये। देखो वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, वस्तुओं की कीमत में तो क्या होती है? वृद्धि होती है, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, आगे देखो, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है, समष्टि जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, ये याद रखना। मंदी किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था की वे स्थिति जिसमें रोजगार तथा उत्पादन का स्तर गिरने लग जाता है। ठीक है, रोजगार का स्तर भी गिर जाता है, उत्पादन का स्तर भी गिर जाता है। रोजगार का स्तर इस प्रकार गिर जाता है, जैसे उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार कहाँ होगा? उत्पादन का मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर तैयार हो रहा है। ठीक है, अब भाई उत्पादन यानी जो उत्पादन का स्तर ही जब गिर जाएगा तो भाई लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा? तो रोजगार का स्तर भी गिरना ही है। तो अर्थव्यवस्था की वे स्थिति जिसमें रोजगार और उत्पादन इसका स्तर गिर जाता है तो उसे कहते हैं मंदी। क्या अब मंदी आ गई, आर्थिक मंदी। ठीक है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर। धातु मुद्रा तो देखो आप समझिए सिक्के वाली मुद्रा, पत्र मुद्रा कागजी मुद्रा, दोनों के बीच अंतर है। ये किसी मूल्यवान धातु की बनी होती है, यानी कि जो धातु मुद्रा होती है वो मूल्यवान वस्तु की बनी होती है, या तो सोने की बनी होगी या चांदी की बनी होगी। ठीक है, मूल्यवान कोई धातु होगी उसी की बनी होगी। इसका जो अपना एक मूल्य होता है और इसका टंकण सरकार द्वारा टकसाल में किया जाता है। ठीक है, ये तो थी धातु मुद्रा। पत्र मुद्रा में लिख सकते हैं अच्छी प्रकार के कागज पर छपी होती है। पत्र मुद्रा अच्छी प्रकार के कागज पर छपी होती है और इसका अपना कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, ये हल्की होती है और अथवा सरलता से जो है वो वहनीय होती है आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। नेक्स्ट, सीमांत लागत की परिभाषा दीजिएगा। उत्पादन की वर्तमान मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं सीमांत लागत। इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना। बजट घाटा क्या है? बजटीय घाटे से आशय सरकार के कुल व्यय का कुल प्राप्तियों से अधिक होना। अन्य शब्दों में सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति का योग जब राजस्व एवं पूंजीगत व्यय योग से कम होता है तो उसे कहते हैं बजटीय घाटा। फिर अगला, राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य? ऋण प्राप्तियों को छोड़कर शेष कुल प्राप्तियों पर कुल बजट के व्यय अधिक के को राजकोषीय घाटा कहा जाता है? राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान दायित्वों में वृद्धि की माप करता है। ठीक है, तो ये लिख देना राजकोषीय घाटा। फिर सकल घरेलू उत्पाद है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताओ। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि यहाँ पे तो जीडीपी की बात हो रही है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद सभी घरेलू उत्पाद को मापता है और इसकी उत्पादन इकाइयों की राष्ट्रीयता कोई भी हो। सकल घरेलू उत्पाद घरेलू उत्पाद के स्तर को जो है वो संदर्भित करता है, इसमें घरेलू सीमा को ध्यान में रखा जाता है। जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें, देखो सकल घरेलू उत्पाद जो होगा वो आपके वेष्टि अर्थशास्त्र के तहत मापा जाएगा, जबकि जो आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा ये आपके समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के साथ देखा जाएगा। यानी सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद होगा एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता के द्वारा उत्पन्न उत्पादन का मापन करता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी व्यक्ति या किसी देश के निगम के उत्पादन के स्तर को जो है मापता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीयता को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे बता देना दोनों के बीच अंतर। ठीक है, बस प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ ही हमारी क्लास हुई खत्म। ये कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे आपके लिए, तो इनको एक बार आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। वैसे सीरीज ले लेना आप सभी, सबसे बेस्ट है सीरीज। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये अपना ऐप है। 2 मिनट रुकिएगा, ये क्या हो रहा है इसे? अच्छा, ये क्या दिखा जाए? हाँ, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना आप सभी। ये अपना ऐप है। ठीक है, इसमें आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनाई हुई है मैंने महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र की सीरीज, तो सीरीज को पढ़ लेना, ऐप डाउनलोड करके सीरीज परचेज कर लेना, ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल में। ठीक है, और बाकी प्यारे विद्यार्थियों अदर सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स बुक चाहिए तो ये नंबर दे रहा हूँ मैं आपको 8955661301। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको नोट्स बुक चाहिए तो घर मंगवा सकते हो आप सभी। भूगोल की मिल जाएगी, राजनीति विज्ञान की मिल जाएगी। 2 सब्जेक्ट, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके हैं तो आप बुक को घर मंगवा सकते हो। मेरे द्वारा तैयार है, हस्तलिखित नोट्स बुक है और
इसके अंदर क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं और शॉर्टकट तरीके से तैयार है, पेपर इसी से बनेगा। ठीक है, बोर्ड पेपर का पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।